हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में ह्यूमन ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला यूनिट का पहला चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर है इसमें, आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसके बारे में इसमें जितने भी PYQ पूछे गए हैं आपके पिछले सालों में, वो सारे PYQ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है। पेड क्लासेस में हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है और बहुत शानदार तरीके से सारे टॉपिक्स को समझा है। आज बारी है इसके PYQ को करने की। तो जितने भी PYQ में सवाल आए हैं, आइए एक एक करके हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है प्रकृति और कार्यक्षेत्र। ठीक है, ये वाली बुक है हमारी, ये जो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसी का जो पहला चैप्टर है, इसका जितना भी PYQ है ये हम लोग आज बनाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। जो भी पेड क्लासेस में थे, आपने क्लास किया है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इस 20 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए बताइएगा। ठीक है, और साथ ही जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं CUT UG 2025 के लिए, तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हो। शानदार तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन CUT कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से। अगर कोई सवाल आता है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। और इतना फी है, ठीक है, फी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो DU, BHU, JNU, जहां भी आप BA कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ज्योग्राफी डोमेन लोगे तो उसमें जो है ये बहुत हेल्प करेगा ये वाला लेक्चर। तो कोर्सेज के बारे में आप जो है प्ले स्टोर से जाकर के पता कर सकते हो। ठीक है, और इस नंबर पे कॉल करके भी आप जान सकते हो। चलिए, तो पहला सवाल पर आ जाते हैं। ये रहा पहला सवाल। स्कूल ऑफ थॉट्स इन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पर खाली स्थान है जो कि यहाँ पर भरना है। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सामाजिक कल्याण से संबंधित है, लोगों के सामाजिक कल्याण से। ठीक है, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि सामाजिक कल्याण के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, कि लोगों का समाज का कल्याण होना चाहिए, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। डिटर्मिनिस्टिक है, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक है, पॉसिबिलिस्टिक है और यहाँ पर नेचुरलिस्टिक है। अब 1970 के दशक में आप देखोगे कि 1970 के दशक में, डिकेड में, कई सारे स्कूल ऑफ थॉट, 3 स्कूल ऑफ थॉट आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है आपका यहाँ पर रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। फिर दूसरा है हमारा वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, या फिर इसी को ह्यूमनिस्टिक भी कहा गया है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। और तीसरा आपका है जो कि यहाँ पर आगे देखोगे बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल, तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, देन यहाँ पर रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, और एक आपका वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक। हिंदी में कल्याण परक इसको बोलते हैं, इधर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा इधर सॉल्यूशन भी है, ठीक है, अपने बुक से उठा करके दिया है ताकि ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। क्या करते हैं ना कि ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को हिंदी में, तो क्या होता है, सब कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाता है। तो हमने जो एक्चुअल जो आपका यहाँ पर दिया गया है NCERT में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, यहाँ पर हमने आपको दे दिया है। तो 3 हो गए, एक बिहेवियरल हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके 3 यहां पर निकल करके आए। 1970 के दशक में कई सारे इसमें अप्रोच थे, उपागम थे, तो उसमें जो है यहां पर स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आया। कब? 1970 के डिकेड में। तो ये जो है वेलफेयर, वेलफेयर मतलब समझ ही रहे हो, कल्याण करने की बात कर रहा है। वेलफेयर आप करते हो, सरकार भी जो है, हमारी जो सरकार है वो भी वेलफेयर की बात करती है, गरीबों का कल्याण के बारे में बात करती है। वो अलग बात है कि कल्याण अच्छे से हो नहीं पा रहा है, बात तो करती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेलफेयर, तो ये सीधा सीधा वेलफेयर ना लिख करके इन्होंने क्या नाम दिया, ह्यूमनिस्टिक, ताकि बच्चा जो है गड़बड़ा जाए। बट यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, ह्यूमनिस्टिक यहाँ पे हो जाएगा मानवतावादी। ठीक है, मानववादी यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पर मानववादी दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मानवतावादी लिखा हुआ है। तो मानववादी और मानवतावादी में थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मानववादी मतलब मानव को केंद्र में रख करके बात किया जाता है। मानवतावादी मतलब कि सभी जीवों के बारे में बात किया जाता है, सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव का ही कल्याण होना चाहिए। मानवतावादी का मतलब ये होता है। ठीक है, मानवतावादी है तो मतलब मानवतावादी मतलब सबका कल्याण करना है, मानववादी मतलब सिर्फ मानव के कल्याण के बारे में। ठीक है, तो ये ह्यूमनिस्टिक है, हालांकि इस डिबेट में हमको नहीं पढ़ना है, हमारा बस काम है कल्याण परक या फिर मानवतावादी। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप सोचोगे नियतिवादी, संभववादी, प्राकृतिक क्या होता है, ये भी आगे आने वाले सवाल में हम इसको भी समझ जाएंगे। ओके, तो ये 1970 के में 3 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए थे। अब ये क्या है, ये भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे वेलफेयर तो हमने जान ही लिया कि आपका कल्याण के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग के बारे में, कि लोगों को जो है हेल्थ मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, हाउसिंग फैसिलिटी मिले, वो सब। ठीक है, वाटर मिले, वो सारी चीज़ें।
रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये ध्यान रखना कि ये जो है मार्क्स के थियरी से ये प्रभावित है, ठीक है, मार्क्स के थियरी से प्रभावित है। मार्क्स आप जानते हो जो है कि यहाँ पर समाजवादी एक विचारक थे, समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्टिक मार्क्सिस्ट भी कह सकते हो इसको, सोशलिस्टिक मार्क्सिस्ट लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर इन्होंने इसके विचारधारा से ये बात करते हैं कि भाई पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, डेप्रिविएशन खत्म होना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी जो है वो भी खत्म होना चाहिए। इतने सारे गरीब लोग हैं तो गरीबी हटाओ, ठीक है, ये जब गरीबी हटाओ, जो गरीबी हटाओ का नारा जो कांग्रेस ने दिया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो भी सोशलिस्टिक पॉलिसी ही थी, ठीक है। तो जो कि मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थोड़ा सा अंतर होता है, बट लगभग आप सेम ही समझो, ठीक है। तो मानो कि यहाँ पर जो है गरीबी हटाओ और डिप्रिवेशन जो कि यहाँ पर वंचना है वो सब कुछ खत्म करना है। सोशल इनइक्वालिटी जो है, जाति धर्म में जो हम लोग बटे हुए हैं, किसी को ऊंच मानना किसी को नीचा मानना, वो सब कुछ ये इरेडिकेट करने की बात करते हैं। और ये ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा गया है कि रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट किससे संबंधित है, तो ये मार्क्सिस्ट थियरी से यहाँ पर संबंधित है। ओके, असामान्यता की यहाँ पर बात करते हैं कि सब हटाना है, बंधन कारण निर्धरता के कारण, ये सब कुछ अध्ययन करना है और उसको दूर करने की कोशिश करना है, ठीक है। और एक आता है व्यवहारवादी विचारधारा, यानी कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है ना कि भाई अलग अलग प्रजाति के जो लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, तो इनका जो है वो जो है लिव्ड एक्सपीरियंस कैसा है, इनका जो है अनुभव कैसा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो एक ही चीज के बारे में हो सकता है, एक हिंदू फेथ को फॉलो करने वाला उसके बारे में कुछ और सोचता होगा, और किसी भी कोई भी मुद्दे के बारे में, ठीक है, कोई भी मुद्दे के बारे में उठा लोगे, उनसे एक मुस्लिम आदमी से पूछोगे तो हो सकता है उसके बारे में अलग विचारधारा दे, ठीक है। जैसे करंट गवर्नमेंट के बारे में पूछो तो करंट गवर्नमेंट के बारे में ही अलग अलग विचारधारा होंगे, अलग अलग धर्म के लोगों के, ठीक है। तो ये विचारधारा हो गई। तो ये जो अलग अलग जगह पर लोग रह रहे हैं ना, तो उनका अनुभव कैसा है। तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं, स्पेशियल एक्सपीरियंस देखते हैं और सरफेस पे लोगों का, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग धर्म के लोगों का, उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में। तो ये 3 थॉट थे। अब देखो क्या हो सकता है कि अभी जैसे अभी वेलफेयर के बारे में पूछा, तो किसी में रेडिकल का भी पूछा हुआ है, बिहेवियरल का भी पूछा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड कोर्स में जो है इनको इनका PDF मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी। क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये हमने परिभाषा के बारे में देखा था, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग ज्योग्राफर्स आए, उन्होंने अलग अलग अपना डेफिनेशंस दी। तो ये जो है यहां पर ये कह रहे हैं कि सिंथेटिक स्टडी करना है। क्या करना है, सिंथेटिक स्टडी करना है। मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक अध्ययन है। क्या है, सिंथेटिक अध्ययन है। तो सिंथेटिक अध्ययन क्या होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक अध्ययन मतलब दोनों को मिला करके, मतलब दोनों को चिपका दो कोई दो चीज, ठीक है। तो वो श्लेष अलंकार आपने पढ़ा ना, तो चिपक जाता है, ठीक है। तो वो सिंथेटिक अध्ययन यहां पे करना है। तो सिंथेटिक अध्ययन के बारे में किसने बताया, ये पूछा जा रहा है कि ये डिफिनेशन किसका है। तो 3 डेफिनेशंस आपके जो है बुक में दिए गए हैं। पहला है एक रैडजल का डेफिनेशन, एक है आपका एलन सी सैंपल का, एक है विडाल डी लाब्लाचे का, ठीक है। तो पहला जो है आपका रैडजल का डेफिनेशन, इन्होंने कहा था कि सिंथेटिक स्टडी है। क्या है, सिंथेटिक स्टडी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, रैडजल का ये डेफिनेशन है। जहां पर सिंथेटिक आ जाएगा समझना कौन सा किसका है, तो ये किसका है, रैडजल का है। और डायनेमिक किसने कहा था कि जो रिलेशनशिप है वो डायनेमिक है, चेंजिंग रिलेशनशिप है, वो कहा था एलन सी सैंपल ने। और विडाल डी लाब्लाच ने कहा था कि ये इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जो है तीनों का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर आपको दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर याद रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करके आओगे तो जो है 1 नंबर कटते भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके बुक में दिए गए हैं वो सारे डेफिनेशंस हमने यहाँ पर दे दिए। ये क्या करें, सिंथेटिक स्टडी है, किसका, रैडजल ने बताया। देन यहाँ पर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, जो हमने बताया वो किसका है, एलन सी सैंपल का है। देन यहाँ पर जो है ये फोकस करते हैं पॉल विडाल डी लाब्लाच, ये यहाँ पर किस पर करते हैं, यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये ध्यान रखना है, तीनों का डेफिनेशन आपको चाहो तो आप 1-2 बार पढ़ लेना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका कोई की पॉइंट उठा लो, जैसे इसमें चेंजिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी डायनेमिक भी कह सकते हो इसको। देन यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप है। तो ये वर्ड्स ध्यान रखो, उससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन किसका डेफिनेशन है। इधर हिंदी में भी लिखा है, प्रॉपर एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। हम ट्रांसलेशन करने से बचते हैं ताकि दिक्कत ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन मिले थे वो ओरिजिनल क्वेश्चन इंग्लिश में ही थे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
अब देखो कई सारे अप्रोचेस दिए गए। जो 1970 का दशक था उसी समय जो है वो हमने थॉट्स डिस्कस किए, रेडिकल, बिहेवियरल और जो एक और था हमारा वेलफेयर, वो 1970 के दशक में डेवलप हुए थे। तो उसी में से कई सारे अप्रोचेज हैं। वो अप्रोचेज जो है उसका बोल रहा है कि यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समय के अनुसार बताओ कि पहले कौन आया उसके बाद कौन सा आया, ये सब कुछ यहाँ पर बता दो। तो ये जो है अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एरियल डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ बुक में दिया है। ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चाहो तो बुक निकाल करके थोड़ा पढ़ भी लेना अपनी ओर से। ओके, जितना हो रहा है हम तो बता ही रहे हैं, इसका आंसर भी बताएंगे और कैसे याद करना है अप्रोचेज को ये भी बताएंगे। तो ये देखो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर स्थानिक संगठन, पोस्ट आधुनिकतावाद यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसलेशन है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद, अन्वेषण और विवरण, क्षेत्रीय विभेदन। तो अब देखो सबसे पहला जो हम बात करते हैं तो क्या होता, जब कॉलोनीज बनने लगी, यूरोपियंस जो है अलग अलग जगह पर क्या करने कि एक्सप्लोरेशन करने लगे, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। तो ये कब की बात है, जैसे 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत की खोज कर लिया, मतलब रास्ते की खोज कर ली कि किस रास्ते से आना है। देन उधर जो है उसी टाइम पे 1492 के आसपास में जो है कोलंबस ने भी जो है अमेरिका की खोज कर ली। तो ये जो है एक्सप्लोरेशन का दौर चल रहा था। तो ये वही दौर है जब शुरुआत में, एकदम शुरुआत में जब एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, मतलब आप समझ सकते हो कि 15वीं शताब्दी के यानी लेट 15th सेंचुरी में। तो उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो उस समय कौन सा अप्रोच आया था, तो उस समय अप्रोच आया था आपका कौन सा, अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण यानी कि ये जो है आपका एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये सबसे पहले आया था। कब आया था, तो ये आया था आपका लेट 15th सेंचुरी में, ठीक है, यानी 1498 के बाद, आप समझते हो वास्को डी गामा का बात, ठीक है, तो उस टाइम का बात है। तो ये सबसे पहले आएगा, यानी कि सी हमारा सबसे पहले होगा। तो ये सी सबसे पहले हो गया। देन यहाँ पर उसके बाद, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि लेट जो है लेट कॉलोनी वाला आता है, लेट कॉलोनी, ठीक है, लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या होता है, उस समय कौन सा अप्रोच आता है, तो उस समय आता है आपका रीजनल एनालिसिस, जो कि रीजनल एनालिसिस इसमें है नहीं। हमने आपको ट्रिक भी बताया था लेक्चर के दौरान, आप इतना याद रखो, ERAS, ठीक है, ERAS। तो ई से क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसकी मदद से आप ना तुरंत सॉल्व कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को, जहां भी क्रोनोलॉजिकल आ जाएगा तुरंत सॉल्व कर दोगे। इराज एक वर्ड याद रखना, ई मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा यहां पर आर का मतलब है रीजनल एनालिसिस, जो कि रीजनल एनालिसिस कब, लेटर कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे यहाँ मतलब आप समझ सकते हो कि 1885 के बाद जब ये स्वतंत्रता संग्राम ये सब स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जब सब तैयार हो गए कि अब हमको आज़ाद करवाने अपने देश को, गांधी जी आ गए, उस टाइम का पीरियड ये था, उस टाइम का ये बात करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है लेटर कॉलोनियल पीरियड यानी 1900 के आसपास, 1885 की बात समझ सकते हो, ठीक है, उस टाइम का बात। तो उस समय कौन सा डेवलप हुआ, रीजनल एनालिसिस, ठीक है, अलग अलग रीजन के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, फिर उनके बीच जो है आप क्या करते हो, अंतर भी देखते हो कि एक रीजन दूसरे से क्यों डिफरेंट है, वो सारी चीजें। फिर यहां पर आता है आपका एरियल डिफरेंशिएशन, कौन सा, जो कि यहां पर दिया गया है। तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ गया। तो एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो एरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, विभेद करते हैं, अलग अलग एरिया जो है वो उसके बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो सारी चीजें। तो एरियल डिफरेंशिएशन यहां पे हो गया। तो एरियल डिफरेंशिएशन कब आया, तो इंटरवार पीरियड में 1930 के आसपास में लिखा हुआ आपके बुक में, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, एरियल डिफरेंशिएशन। देन यहां पर एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960-1950 के आसपास आया। तो ये क्या आ गया, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहां पर इसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देन यहां पर जो बचा उसको लिख दो, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि बी सबसे लास्ट में आएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब उत्तर आधुनिकतावाद 1990 के दशक के बाद आता है, मतलब ये रिसेंट वाला, सबसे रिसेंट वाला कौन सा है आपका अप्रोच, वो है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आप बस इतना याद रखो, ये वाला वर्ड याद रखो, इससे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप तुरंत जो है अरेंज कर पाओगे। ओके, तो चिंता नहीं करना, क्या हो जाएगा हमारा CDAB, CDAB, CDA। आपको 3 भी पता है तो आप तुरंत बता लोगे, CDAB यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये वर्ड याद रखना, आप आराम से इसको यहां पे कर पाओगे सॉल्व। चलो अगला सवाल पर आ जाते हैं, मिलिट्री ज्योग्राफी। ये कई बार पूछा गया, 2-3 बार आया, ठीक है, ये सवाल
मिलिट्री ज्योग्राफी इज सब फील्ड ऑफ विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के कई सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, जैसे एक पेड़ खड़ा, तो इसमें भी कई सारे ब्रांचेज निकलते हैं ना जी, अलग अलग ब्रांच। तो वैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का कई सारा ब्रांच है, ठीक है, कई सारे सब फील्ड्स हैं उसके, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, वैसे करके अलग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कई सारे ज्योग्राफी है। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है। तो ये मिलिट्री ज्योग्राफी इज ए सब फील्ड ऑफ विच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड होता है, कई सारे फील्ड है, जैसे कि हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात किया, हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात किया, ठीक है, हमने जो है सोशल ज्योग्राफी की बात किया, ठीक है, हमने जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में बात किया, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही सब फील्ड है, तो इसको नहीं लिखता, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेजर ब्रांचेज हैं। तो ये मेजर ब्रांचेज हो गए किसके, ह्यूमन ज्योग्राफी के। लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी इसके भी कई सारे सब ब्रांच हो गए, जैसे कि एक ब्रांच होता है, एक पेड़ का कई सारे ब्रांच, उस ब्रांचेज में भी तो कई सारे टहनियां निकलती हैं। वैसे ही यहाँ पर एक जो आपका ये फील्ड है, सब फील्ड है, उसके भी कई सारे, मतलब एक फील्ड के ह्यूमन ज्योग्राफी का कई सारा फील्ड है, उसके भी कई सारे क्या है, सब फील्ड्स है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो मिलिट्री ज्योग्राफी है, यानी कि सैन्य भूगोल, ये किसका जो है उपक्षेत्र है, किस फील्ड का, यानी कि किस फील्ड का ये सब फील्ड है, ये बताना है। तो मिलिट्री ज्योग्राफी वो किसका होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। ध्यान रखना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कई बार पूछा जा चुका है, तो बस इतना याद रखना कि ये जो है मिलिट्री ज्योग्राफी किससे संबंधित है, ये आपका यहाँ पर किसका सब फील्ड है, तो ये आपका राजनीतिक भूगोल का है। ये कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो 5 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। ध्यान रखना कि मिलिट्री ज्योग्राफी किसका सब फील्ड है, वो है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। ये हमने आगे लगा भी दिया है, जैसे ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखोगे तो ये क्या है, एक क्या हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक फील्ड हो गया। अब इसमें इसके कई सारे सब फील्ड्स, जैसे ये इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, ठीक है। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी में हम लोग ह्यूमन के जो वोटिंग बिहेवियर्स होते हैं, और फिर वोटिंग को कौन कौन से फैक्टर्स का मतलब इसको प्रभावित करते हैं, वो सब कुछ हम इसका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। और ये जो है आपका सिफोलॉजी जो यहाँ पर है, वो भी इसी से संबंधित है, वोटिंग बिहेवियर के बारे में, ठीक है। फिर मिलिट्री साइंस, ये भी ध्यान रखना कि जो मिलिट्री ज्योग्राफी है ये किस डिसिप्लिन से मैच करता है, किस सिस्टर डिसिप्लिन से, तो ये मिलिट्री ज्योग्राफी से। ये इलेक्टोरल ज्योग्राफी किससे, तो ये जो है सिफोलॉजी से। और ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये ह्यूमैनिटीज का कौन सा सब्जेक्ट, तो वो पॉलिटिकल साइंस से, किससे, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये क्या है, सब फील्ड हो गया, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, और यहाँ पर ये मिलिट्री ज्योग्राफी। और ये जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर किस सिस्टर डिसिप्लिन से संबंधित है, तो सिफोलॉजी से। और मिलिट्री ज्योग्राफी किससे, मिलिट्री साइंस से। और ये आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी किससे, पॉलिटिकल साइंस से। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी उठा करके पूछ देगा और आपको आंसर देना होगा, तो ये हमको याद कर लेना है। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, फिर से आ गया भाई, जो हमने अभी समझा रहे थे। अभी बार बार क्या है ना कि देखो चैप्टर में ज्यादा कुछ पूछने के लिए है नहीं, वही चीज घुमा घुमा करके बार बार वो पूछा है अलग अलग शिफ्ट में। तो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2। कई बार मैच करने को देगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार से वो क्वेश्चन पूछते हैं। मैटर सेम ही रहता है, वही मैटर उठा करके अलग अलग प्रकार से पूछेगा। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। तो मिलान करने वाले में सबसे सिंपल मतलब सरल तरीका ये होता है कि कोई दो अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ पे आराम से इसको कर लोगे। इसमें से कोई दो का अगर आपको पता है कि कौन किससे मैच करेगा, तो आप जो है आंसर दे लोगे आराम से। एक भी पता है तो आप अपने आंसर के करीब पहुंच सकते हो। जैसे देखो हमने क्या कहा था अभी कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जो शुरुआती जो दौर था यहाँ पर, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल, जो हमने बताया कि वास्को ड गामा जो है 1498 में आया, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड सबसे शुरुआत में आया, और सबसे शुरुआत में, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने बताया कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का ERAS। वैसे 6 अप्रोच दिए गए हैं आपके बुक में, बट 4 पता रहेंगे आपको, 4 से आप आराम से उसको पता कर लोगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो वो उसको ध्यान रखना। तो ये ई जो है एक्सप्लोरेशन वाला, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, आपको पता है ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड होता है, ठीक है, सबसे शुरुआत में। और सबसे शुरुआत में कौन सा अप्रोच आया था, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, मतलब एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। और किस टाइम पे, अर्ली कॉलोनियल पीरियड पे। तो यहां पर आप ध्यान रखो, अर्ली कॉलोनियल पीरियड किससे मिलान हो जाएगा इसका, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया, यानी सी का चौथा होगा। तो सी का चौथा ढूंढो कहां पे, यहां पे दूसरा है तो ये गलत हो जाएगा, सी का तीसरा यहां पर गलत हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से कोई हमारा आंसर होगा, तो आगे देखते हैं और कोई दूसरा मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है, जैसे कि आपको कुछ नहीं पता होगा, जैसे क्रम से नहीं आपको लगाना है, कोई बात नहीं, कोई दो ढूंढ लो ना। जैसे
1990 हमने बताया कि 1990 के बाद वाला जो आया है, 1990 के दशक में जो आया है वो रिसेंट का है सबसे, जिसको हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। तो सबसे बाद में जो आया है 1990 में, 1990 के दशक में, उसका नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि बी का पहले से हमको मिलान करना है, तो बी का पहला कहां पे है, यहां पे तो नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आप मिलान कर सकते हो, कोई दो आपको पता चल गया और इसका आप मदद ले सकते हो, आप आराम से मिला सकते हो, ठीक है। तो जो है क्रम से अगर याद है सब कुछ तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कोई दो मिला लो, आपका काम चल जाएगा और उसका हेल्प ले सकते हो आप, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने बताया है। ओके, तो 1970 के दशक में कौन सा हुआ था, 1970 के दशक में अभी हमने बताया था कौन सा, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, जो कि हमने पहला ही सवाल साथ डिस्कस किया था, ठीक है। और इंटर वार पीरियड में कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये एरियल डिफरेंशिएशन, ये वाला, ठीक है। ये तो लेटर कॉलोनियल हो गया, ये आपका एरियल डिफरेंशिएशन जो कि 1930 के दशक में आपका लगभग आया था। तो ये हमने ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ये आप कुछ सब कुछ पढ़ सकते हो कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या होता है, जो कि पहले हमने पढ़ा है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया 1990 में आया, अर्ली कॉलोनियल पीरियड एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन का था, ये सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे आपको बस तरीका पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो काफी टाइम लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आपके बुक में भी दिया गया है, तो उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर पढ़ लेना खुद से भी। तो ये सब कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है ना जी, ये अलग शिफ्ट में पूछा गया है, सेमी क्वेश्चन है। पीछे अभी देखा था हमने, मिलिट्री ज्योग्राफी देखा था, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अभी देखा था ना, कि पिछले वाले में क्या था कि मिलिट्री ज्योग्राफी किसका सब फील्ड है, यहां पर बोला कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कौन सा सब फील्ड है, उल्टा घुमा के पूछ दिया, तो क्या करेंगे, मिलिट्री ज्योग्राफी है, खत्म बात। हमको क्या करना है इसमें, सैन्य भूगोल इसका राइट आंसर होगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी अभी तो बताया था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कौन सा सब फील्ड है, ये जो है हमारा कौन सा है, मिलिट्री ज्योग्राफी है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर चलेंगे हम, ठीक है, आगे चलेंगे। ये रहा फिर से वही है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम लोग इसमें चैप्टर का नाम क्या है, नेचर एंड स्कोप, तो स्कोप से भी क्वेश्चन पूछे गए और नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो जब हम लोग नेचर पढ़ते हैं तो नेचर में क्या पढ़ते हैं कि जो है ह्यूमन का संबंध कैसा है जो है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन फिनोमेना को प्रभावित करती है, ह्यूमन कैसे उसको सेव करती है, यानी कि इन्वायरमेंट को, अर्थ को कैसे सेव करती है अपने अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो शुरुआत में हमारे पास टेक्नोलॉजी जो थे वो बहुत मतलब अच्छे किस्म के टेक्नोलॉजी नहीं थे, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। हमारे पास कुल्हाड़ी भी बहुत बाद में आया, शुरुआत में हम लोग पत्थर से जो है वो शिकार किया करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। आदिमानव का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कंदमूल फूल जो भी मिलते थे थोड़ा बहुत शिकार कर लेते थे, ज़्यादातर वो डिपेंडेंट होते थे अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, जो मिलता था वो वहाँ से खा लेते थे उस समय, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो आप कैसे सेव करोगे, अर्थ को कैसे आप अपने अनुसार ढालोगे। लेकिन आज तो हमारे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आज जो है ह्यूमन ही जो है इस इन्वायरमेंट के ऊपर चढ़ करके बैठ गई है, जैसे चाह रही है वैसे जो है इसको मोल्ड कर रही है अपने अनुसार इसको। तो इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन आप देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, आज हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जो है क्या किया है हमने, आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो हमने नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर दिया है, ठीक है। मतलब नेचर का हमने क्या कर दिया है, नेचर का यानी प्रकृति का क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। और पहले जब हम प्रकृति पर ही डिपेंडेंट थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति से डरते थे, ठीक है, तो उस समय क्या था, जो है मानव का प्राकृतिकरण हो रखा था, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब ह्यूमन जो है नेचर पर चढ़ करके बैठ जाए, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जब नेचर ही ऊपर बैठी रहेगी हमारे, जैसे कहेगी वैसे हमको करना होगा, डरना होगा नेचर से, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो ये दोनों जो है नेचर में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो नेचर में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तो नेचर में हमने अलग अलग फिर क्या पढ़े, हमने क्या क्या पढ़े, हमने नेचर में क्या क्या पढ़ा, नेचर में अलग अलग यहाँ पे विचारधारा भी पढ़ा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक पढ़ा हमने, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा,
ठीक है। देन यहाँ पर हमने पढ़ा पॉसिबिलिज्म की थ्योरी पढ़ी और हमने क्या पढ़ा, नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी पढ़ी। तो 3 थ्योरीज यहाँ पर आते हैं नेचर से रिलेटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर से रिलेटेड। तो पहला तो यहाँ पर है, पहला कहा जा रहा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी कि नेचर जो है एक फोर्स के रूप में कार्य कर रही है और नेचर ही निर्धारित कर रही है, नेचर ही डिटरमाइन कर रही है ह्यूमन फिनोमिना को। ठीक है। तो क्या है डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है कि ह्यूमन फिनोमिना आर डिटरमाइन बाय द नेचुरल काजेस। ठीक है। यानी कि नेचर के द्वारा, नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये डिटरमाइन होती है, तो निर्धारित करती है। तो ये जो है यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ये जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी कि ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन हो गया। ठीक है। प्राकृतिकरण हो रखा है यानी कि सब कुछ प्रकृति ही निर्धारित कर रही है, आपको क्या खाना, आपको क्या पीना है, कहाँ पर आपको रहना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में आप जो है कहाँ पर रहते, तो लोग क्या कर रहे थे, गुफा में रहते थे। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो घर बना ले, क्योंकि घर बनाने आता नहीं था, कि आप पेड़ नहीं काट सकते थे क्योंकि काटने का आपके पास था ही नहीं औजार। शुरुआत में कुल्हाड़ी नहीं था, कैसे काटोगे पेड़, तो क्या करते थे, गुफा में जाकर के रहते थे, वहां से उनको पत्थर भी मिल जाता था। तो सब कुछ डिटरमाइन होता था किसके द्वारा, ये आपका नेचर के द्वारा। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इल्सवर्थ हैटिंगटन ने इसको जो है दिया था। हालांकि इसका नाम नहीं याद करना है क्योंकि आपके बुक में दिया नहीं है, तो ये पूछेगा भी नहीं। ओके। तो ये हो गया यहाँ पर पॉसिबिलिज्म, अभी आगे आएगा, चिंता नहीं करना है, सब पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है, पॉसिबिलिज्म का रिलेशन किससे है, पॉसिबिलिज्म का रिलेशन है क्योंकि अब जो है नेचर उतना बड़ा फोर्स नहीं रहा, अब ह्यूमन ज्यादा बड़ा फोर्स हो गया क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसे चाह रहा वैसे कर रहा है। तो पॉसिबिलिज्म का किससे संबंध होगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से। ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर को हमने क्या किया, ह्यूमनाइज कर दिया। जैसे कोयला था, तो कोयला से क्या करते थे, कोयला तो हमेशा से था पृथ्वी में, लेकिन कोयला को हम लोग निकाल नहीं पाते थे, कोयला से बिजली नहीं बना पाते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, कोयला निकाल भी रहे हैं, बिजली भी बना रहे हैं। तो ये क्या आ गया, हमने क्या किया, नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर दिया। जैसे चाह रहे हैं वैसे हम नेचर के साथ कर रहे हैं। खिलवाड़, आजकल तो खिलवाड़ भी हो रहा है नेचर के साथ, उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देख ही रहे हो। ठीक है। रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसका संबंध है पॉसिबिलिज्म से, जिसको किसने दिया था, पॉल विडॉल डी लाब्लाचे ने दिया था। लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि आपके बुक में दिया ही नहीं गया है नाम। ओके। तो ये बातें हो गई, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का संबंध हो जाएगा किससे, यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से। और जो है पॉसिबिलिज्म का संबंध किससे है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो कि जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमंस, यानी शुरुआत के जो आदि मानव थे उनके बीच, सोसाइटी के बीच, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। भाई हम लोग पूजा करते थे, आग का पूजा करते थे, सबको देवता बना लिए। ठीक है। जंगल को देवता बना लिए, सबको देवता बना लिए। ठीक है। तो आग का, पानी का, बरसात का, सब पूजा होता था। ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसको कहते हैं एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, तकनीक नहीं थे, टूल्स टेक्निक्स कुछ नहीं थे हमारे पास। ठीक है। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। ठीक है। ह्यूमन को हमने क्या किया, नेचुरलाइज्ड कर दिया, नेचर ने कर दिया, हमने नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर नेचर की सुनता था, उससे डरता था और उसकी पूजा भी करता था। तो यह पढ़ लेना, यहाँ से अभी डायरेक्ट एक और क्वेश्चन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यह रहा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में, बोला ना अभी कि आने वाला है सवाल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। तो पीछे भी बताया, उसी के तहत आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में कहा जा रहा है, पर्यावरणीय नियतिवाद। ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरणीय नियतिवाद के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है नियतिवाद के बारे में, तो कौन कौन सा सही होगा, पहला पढ़ो, नेचर वाज ह्यूमनाइज्ड। ये क्या सही है, नेचर वाज ह्यूमनाइज्ड, अभी ये सही नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, सोसाइटी वाज प्रिमिटिव लेवल। हाँ बिल्कुल, अभी पढ़ा था ना पीछे, सोसाइटी क्या थी, प्रिमिटिव लेवल पर थी। नेचर डोमिनेटेड ह्यूमन बींग्स, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करी, यानी कि इन्वायरमेंट ही बड़ा फोर्स है। तो ये जो है क्या कर रहा है कि नेचर डोमिनेट करती है, उस पर हावी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेचर ही सब कुछ डिटरमाइन करती है, इसका मतलब द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आर वेरी लो, पीछे पढ़ा अभी। तो ये जो है BCD सही होगा। कौन सा, BCD, कहाँ पे है BCD जी, BCD यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि पहला वाला गलत क्यों हो गया, नेचर वाज ह्यूमनाइज्ड, कह रहा है कि जो है
प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रकृति का मानवीकरण तो आज कर पा रहे हैं ना, आज हमारे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया, तो आज हम कर पा रहे हैं प्रकृति का मानवीकरण। शुरुआत में यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी थी, इसका तो इससे संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे? नेचर वाज ह्यूमनाइज्ड, इसका संबंध है पॉसिबिलिज्म थ्योरी से। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से। अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर फिर से देखो मिलान, मतलब बार बार वही सवाल जो है घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। सॉरी, तो ये जो है बार बार वही सवाल ओके, सो ये बार बार एक ही जैसा सवाल पूछा जा रहा है। तो इनके, क्योंकि पहले चैप्टर में इनके पास उतना है नहीं बताने के लिए कुछ, ठीक है, मतलब पूछने के लिए है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं? उसी चीज को बार बार ये पूछ रहे हैं। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड, ये भी हमने अभी देखा था, इसका संबंध किससे था? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन से। तो ये इराज आप याद रखना, ERAS, आपके जो भी सवाल आएंगे ना एग्जाम में, अगर इससे संबंधित आता है तो इसके थ्रू आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो ई से याद रखना, ई मतलब एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, पहला वाला था जो कि सबसे पहले यानी कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में आया। तो पहला वाला तो हमने मिला ही लिया, पहला का तीसरा होगा, यानी कि सब जगह तीसरा ही है। देखो इसके बाद क्या है? 1990 वाले पे आ जाओ, सीधा सीधा 1990, बीच वाला हो सकता है वो कंफ्यूजन करे, बट सीधा सीधा 1990 वाले पे आ जाओ। तो 1990 में आपको पता है कि क्या था? पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद, जो सबसे बाद में आया। तो इसको लास्ट वाला और सबसे पहला वाला याद रखो। 1990 में कौन सा यहाँ पर? पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि क्या हो जाएगा? डी का दूसरा। तो डी का दूसरा कहाँ पे है? तो डी का दूसरा देखो सिर्फ एक ही जगह पे है, यानी कि सिर्फ अगर आपको यही वाला मिला लोगे, डी का दूसरा मिलान होगा, बस आंसर हमारा निकल गया, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बाद बाकी तो आप मिला ही लोगे। 1930 के आसपास कौन सा आया था? इसके जस्ट बाद कौन सा आया? ये जो है 1930 के आसपास हमारा कौन सा? एक तो रीजनल एनालिसिस आया, उसके बाद क्या आया हमारे पास? एरियल डिफरेंशिएशन, जो कि 1930 के आसपास आया। फिर स्पेशियल वाला कब आया? 1950-60 के आसपास, ठीक है। फिर 1970 में आपका ह्यूमनिस्टिक वो सब आया, ह्यूमनिस्टिक रेडिकल वो सब आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1930 में क्या हो जाएगा? इंटर वॉर पीरियड में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1930 में आपका ये जो है एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन। जैसे देखो 1930 के बाद ही 1950 आएगा ना, तो यहाँ पे क्रम देखो, 1930 के बाद 1950 आएगा, यानी पहले कौन सा आ रहा है? एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर एरियल आ जाएगा पहले, फिर 1950 वाला बाद में आएगा, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा पहले वाले से, यानी कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आराम से हो जाएगा, बस ये याद रखना बस, ठीक है। इराज, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, 10वां सवाल। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मैं क्या बताऊं भाई, सेम सवाल रिपीटेड हो रहा है, मतलब एक ही सवाल को रिपीट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ? अलग अलग शिफ्ट में। तो बस इतना भी आप कर लेते हो, ये लेक्चर भी देख लेते हो ना, तो इस चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे तो आप बना पाओगे आराम से अपने एग्जाम में। ओके, ऐसे हम और भी लेक्चर लाते रहेंगे, ठीक है। PYQ का सारा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एरियल डिफरेंशिएशन, अब ये क्या तुरंत बता दोगे भाई? ये अभी हमने बताया ERAS, बस इसको देखोगे और तुरंत आंसर बता दोगे। क्या आ जाएगा? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आएगा, यानी कि बी वाला सबसे पहले आएगा, यानी ये सब खत्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा? आर यानी मतलब रीजनल एनालिसिस, यानी इसके बाद जस्ट डी आएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा? तो बी लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं? डी लिखते हैं। इसके बाद ए यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे लास्ट में, यानी कि सी सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आराम से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बस इसको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखोगे, मुझे लग रहा है कि ये वाला बस वर्ड ये हमने खुद से बनाया है, ये आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर इस बार यानी 2025 में आपको दिलवा देगा। आगे बढ़ते हैं। द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड अर्थ एज। भाई ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो ये आप जानते ही हो कि अर्थ का जो कोर कंसर्न, ज्योग्राफी का कोर कंसर्न क्या है एज अ डिसिप्लिन, ये किस चीज का अध्ययन करता है, किस चीज को समझने पर ये फोकस करता है, ठीक है। अर्थ को किस प्रकार से समझने की मदद करता है। भूगोल का मुख्य विषय पृथ्वी को सौर मंडल में एक तो यहां पर ऑप्शन है अ प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, प्लेनेट की तरह अध्ययन करता है। अ हेवनली बॉडी इन यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में एक बड़ा सा बॉडी है, ठीक है, उसके बारे में खगोलीय पिंड। अच्छा, ये बड़ा सा छोटा सा खगोलीय पिंड, मतलब अंतरिक्ष में जो भी पिंड है सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स के घर के रूप में, ठीक है। असेंबलेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, तो किसके बारे में अध्ययन यहाँ पे किया जाता है बताइए। ज्योग्राफी उसका कोर कंसर्न क्या है, किसके बारे में अध्ययन करता है। तो आपने क्लास 6 का ही अगर NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पर दिया गया है। तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन, मतलब कहा जाता है कि अध्ययन करता है किसका, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का, नहीं, अर्थ सरफेस का एज अ एबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज अ एबोर्ड, एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स,
ठीक है, तो क्लास 6 में ये डेफिनेशन दिया गया है। तो सबसे इसका कोर कंसर्न क्या है, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के घर के रूप में ये अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है, मनुष्यों के घर के रूप में इसका अध्ययन करता है पृथ्वी का। ठीक है, ये कौन सा, तो ये डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियो डिटर्मिनिज्म। अब ये नियो डिटर्मिनिज्म जो है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में, यानी कि नव नियतिवाद के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे देखो, पहले आया कौन सा, पहले आया हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म थियरी आया। ठीक है, जो कि हमने बताया एल्सवर्थ हंटिंगटन ने दिया। देन यहाँ पर जो है वो पाल विडाल डी ला ब्लाचे ने दिया कौन सा, पॉसिबिलिज्म थियरी। तो अब क्या होना, दोनों में डिबेट हो गया कि भाई अब क्या है कि दोनों के बीच जो है अब जब बैलेंस नहीं आदमी बना पा रहा था, कोई जो है इसको ज़्यादा दे रहा था, कोई इसको दे रहा था, तो क्या हुआ बाद में जो है एक जो है जोग्राफर आया। जोग्राफर का नाम क्या था, तो जोग्राफर का नाम यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे दिया गया है। ठीक है, जोग्राफर का नाम था ग्रिफिन टेलर। ठीक है, ग्रिफिन नाम था। तो जो ग्रिफिन ने बताया कि भाई देखो ये जो है आप सिर्फ जो है इस पर फोकस नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ आप इस पे फोकस नहीं कर सकते कि आप जो है हर चीज़ डिटरमाइन हो जाए किससे, इन्वायरमेंट के द्वारा, और इस पर भी ज़्यादा आप महत्व नहीं दे सकते कि हर चीज़ मनुष्य द्वारा ही डिटरमाइन की जा सकती है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, दोनों के बीच जो है बैलेंस यानी संतुलन बनाने की बात की गई। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे कि देखो हमारे पास शक्ति है, यानी कि मनुष्य के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो पृथ्वी के सारे पेड़ को काट सकता है, मतलब सारे पेड़ को काट दो और उसका यूज कर लो संसाधन के रूप में। ठीक है, तो सारे पेड़ को काट सकते हो, क्षमता तो है भाई, कर सकते हो, सब कुछ बर्बाद कर सकते हो। इतना तो है कि समुद्र को हमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, समुद्र में आज देखोगे कितना जो है प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरा पड़ा है, कई सारे जीव भी मर रहे हैं उसकी वजह से। तो पेड़ भी काट सकते हो आप, पेड़ भी कितने कट ही चुके हैं, हर साल कट रहे हैं। और आप चाहते हो तो पूरा पेड़ भी काट सकते हो। आप चाहो तो कोयला जला जला करके जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकते हो, 2 डिग्री 3 डिग्री जो है टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। लेकिन ये जो ग्रिफिन आए, ग्रिफिन ने कहा कि भाई देखो ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब जो है ह्यूमन जो है नेचर देगी, अलग अलग जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने में, नेचर जरूर आपको इसका रिप्लाई करेगी ही करेगी, आपको बर्बाद कर देगी नेचर। ठीक है, क्योंकि जब नेचर रिप्लाई करना शुरू करेगी तो वो आपके बस से बाहर हो जाएगा। तो ये इन्होंने एक अलग जो है थ्योरी दिया और इन्होंने कहा नियो डिटर्मिनिज्म के जो है थ्योरी दिया, और इसने इसी को नाम दिया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि जब नेचर लाल बत्ती दे दे तो आप वहाँ पे रुक जाना भाई, वहाँ पे जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप समझो कि ये जो हमारा जो है पहाड़ी एरिया, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का एग्जांपल लो, जोशीमठ का एग्जांपल लो। तो जोशीमठ में अभी न्यूज़ आया था 1 साल पहले के आसपास की बात है कि वहाँ जो है जो सरफेस है ऊपर का पहाड़ी एरिया जो है वो धंस रहा है। तो ये क्या है, अब वहाँ पर जो है नेचर ने रेड सिग्नल दे दिया कि भाई अब यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट मत करो, ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट मत करो, मत निकालो, नहीं तो ये पृथ्वी क्या हो जाए, धंस जाएगा, ये पहाड़ जो है धंस जाएगा और आप लोग बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये रेड सिग्नल दे दिया, जैसे कि ट्रैफिक पे होता है कि रेड दे देता है रेड सिग्नल तो आप रुक जाते हो, पीली बत्ती जलती है तो आप इंतजार करते हो, ग्रीन होता है तो आप वहाँ से मतलब निकल सकते हो। तो स्टॉप एंड गो कि जब रेड सिग्नल देगी, अब जो है क्या कर रहा है कि भाई आप जोशीमठ में ज़्यादा डेवलपमेंट मत करो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। नेचर तो बर्बाद हो ही रही है, आप कर ही रहे हो, लेकिन नेचर भी आपको कहीं ना कहीं उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ होता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि रुको और जाओ, जब मतलब जहाँ पर लगेगा कि नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हो, इजाज़त नेचर दे रही है तो दो। जैसे पेड़ आप काटो, ठीक है, पेड़ एक सर्टेन लिमिट तक आप काट सकते हो क्योंकि आपकी ज़रूरत है, घर बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, आपको कागज़ बनाने हैं, तो पेड़ आप काटोगे ही काटोगे, लेकिन आप पेड़ लगाओ भी, ये इसका मतलब है। बस एक एग्जाम्पल समझो, पेड़ अगर आप काट रहे हो तो साथ ही साथ आपको पेड़ लगाना भी है ताकि बैलेंस बना रहे इन्वायरमेंट में। ठीक है, हर चीज़ का बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि सर सारे पेड़ खत्म ही हो जाए पूरा। तो ये होता है नियो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिन टेलर ने इसको दिया था। अब एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। बहुत सही है। पहला, नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है बर्बाद ही करते जाओ, अपनी जरूरत के अनुसार सब कुछ काटते पीटते जाओ, टेक्नोलॉजी लाते जाओ, हर चीज करते जाओ। ठीक है, और देयर नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम।
अच्छा ठीक है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, यानी कि ये बात कर रहा है किसके बारे में, इधर वाला ये बात कर रहा है नेचर के बारे में, कि नेचर ज़्यादा बड़ा फोर्स है, सब कुछ जो है नेचर के द्वारा डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब यहाँ पर है कि आपकी टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब ह्यूमन बड़ा हो गया है, वो जो जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। तो ये जो है, तो वही बात है, इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर बैलेंस की बात की जा रही है, किसके बीच, बैलेंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि दोनों के बीच आपको संतुलन, नेचर के बीच, नेचर के फोर्स के बीच और आपका ह्यूमन के फोर्स के बीच, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही है, इट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द ईदर और डाइकोटोमी। तो ये जो है डाइकोटोमी के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन को ज़्यादा यहाँ पर दिया जाए, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी को या फिजिकल ज्योग्राफी को, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। तो इधर और जो है कि भाई जो है ये जो है इधर और, ये जो है ना, ये हमारा कि यहाँ पर इधर और, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है। जो डाइकोटोमी चल रही थी, डाइकोटोमी हमने पढ़ा था ह्यूमन ज्योग्राफी में डुअलिज्म के बारे में, ठीक है, कि जो है यहाँ पे ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का एक डाइकोटोमी चल रहा था उसके बारे में। तो ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू डिक्टेट द नेचर, डिक्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये क्या है, मनुष्य के प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लिया है। तो ये जो चौथा वाला है ना, आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो कि हो सकता है कि आपको हर चीज़ ना समझ में, मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है एक पॉइंट आपको ना समझ में आए, तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल को सॉल्व यहाँ से कर सकते हो, जैसे देखो, प्रकृति के यानी कि ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लिया है। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रकृति जैसा आदेश कर रही है वैसा आप खुद को ढाल रहे हो, यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, कि शुरुआत में जो है जैसे प्रकृति कह रही थी वैसे हम क्या करते थे, खुद को ढाल लेते थे। तो उस बारे में प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, यानी कि ये डिटर्मिनिज्म के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, डिटर्मिनिज्म से ये संबंध है, संबंधित है, ठीक है। डिटर्मिनिज्म स्पेलिंग अपना देख लेना, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म से यहाँ पे संबंधित है, कौन सा, ये वाला, कि इसमें प्रकृति आदेश दे रही है, प्रकृति के अनुसार आप खुद को ढाल रहे हो। तो ये क्या है, डिटर्मिनिज्म, यानी कि इन्वायरमेंट, नियतिवाद के बारे में। तो ये तो नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है ये नियतिवाद का है। तो ये तो गलत हो जाएगा जी, क्योंकि ये नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि नॉन नियतिवाद के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी को आप यहाँ पर क्या करोगे, हटा दोगे, तो ऑप्शन क्या बचेगा, ए बी सी, यानी कि ये तीनों क्या होंगे, सही होंगे। तो ऐसे करके भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट करके भी। तो तरीका भी यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि भाई सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अगला सवाल फिर से देखो, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में आ गया, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में फिर से पूछा गया कि इट इज अ मिडिल पाथ, हमने बताया ना दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है, कि ना तो इधर जाना है, ना तो जो है सब कुछ बर्बाद कर देना है, और ना ही नेचर के द्वारा एकदम नेचर को फोर्स मान लेना, उसकी पूजा करनी है, ठीक है, बैलेंस बना करके रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ बात हो गई। तो संतुलन की बात करता है, तो ये जो है इट इज अ मिडिल पाथ, वही बात है, ठीक है। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच मिडिल पाथ आपको अपनाना है। नीदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ये जो है यहाँ पर ना तो सब कुछ बर्बाद कर देना है, और ना ही जो है वही बात है, ठीक है, कि प्रकृति ही सब कुछ डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं। तो ये जो है यहाँ पर नियो डिटर्मिनिज्म, ये भी सब सही है। ह्यूमन बीइंग्स कैन कंकर नेचर बाय कंट्रोलिंग इट थ्रू टेक्निकल इनोवेशंस। ये बात थोड़ा सा जो है थोड़ा अलग जा रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स दैट डू नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। यही बात तो है कि आप पेड़ काट रहे हो, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप नेचर को बर्बाद नहीं कर सकते हो। एक लिमिट में रह करके आपको डेवलपमेंट लाना होगा। तो जो है यहाँ पर कह रहा है ना कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात किया जाता है कि भाई प्लास्टिक का ज़्यादा यूज मत करो, क्योंकि प्लास्टिक के यूज करने से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बर्बाद हो रही है। तो वो बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या क्या मतलब अलग अलग एनर्जी पैदा करने की बात की जा रही है, ठीक है, ताकि मतलब उससे प्रदूषण ना हो, ठीक है, हमारे पर्यावरण को बर्बादी ना हो। तो वो सब चल रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स दैट डू नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। ये भी सही है। और देख रहे हो यहाँ पर तीन ही कोई सही होगा, तो एक तो गलत होना ही है। ऑप्शन में देखो तीन ही कोई ना कोई सही है, तो एक तो गलत होगा ही। अब ये देखो, ह्यूमन बींग्स कैन कंकर नेचर, मतलब ह्यूमन बींग्स अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने अपने नवाचार के थ्रू, अलग अलग नवाचार के थ्रू जो है नेचर को कंकर करेगा, ठीक है, कर सकता है। तो ये जो बात है ना, ये बात नियो डिटर्मिनिज्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये पॉसिबिलिज्म के लिए सही है। किसके लिए, ठीक है, पॉसिबिलिज्म के लिए सही है, यानी कि किसके लिए, पॉसिबिलिज्म के लिए। तो पॉसिबिलिज्म के लिए, पॉसिबिलिज्म आप समझते ही हो, ठीक है। ह्यूमन बड़ा इसमें फैक्टर होता है। ह्यूमन जो है नेचर को क्या करता है, वो क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो है यहाँ पर पॉसिबिलिज्म थियरी की बात कर रहा है, ये वाला सी वाला। तो सी जो है ये पॉइंट इससे संबंधित नहीं है, नियो डिटर्मिनिज्म से संबंधित नहीं है कि हर चीज़ आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो वो तो ठीक है, पॉसिबिलिज्म में आएगा वो, ठीक है। तो ये जो है क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला गलत हो जाएगा, तो सी को हटा दोगे तो सीधा सीधा कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। अब थोड़ा सा आप नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ लो यहाँ पर कि ये सब कुछ यहाँ पे बताया। देखो हमने लेक्चर का पूरा लगाया, लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था और जो पढ़ाया था वही देखो क्वेश्चन में आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर आंसर है। देखो मध्यमार्ग दिया गया था, एक दिया गया ना अभी, मध्यमार्ग बताया था, मध्यमार्ग है। ग्रिफिन टेलर ने दिया था, यह ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया है। नॉन निश्चयवाद इसको कहा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद, वही बात अभी बताया हमने, ठीक है। प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रकृति के साथ बैलेंस बना करके चलना है, एक लिमिट में रह करके डेवलपमेंट लेकर के आना है, ठीक है। तो ये जो है वही जो है डाइकोटोमी की जो बात कर रहे थे, तो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, तो ना तो डिटर्मिनिज्म होना चाहिए और ना तो पॉसिबिलिज्म होना चाहिए, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन सीमाओं में तो ये बैलेंस की बात करता है। तो ये सारा चीज़ हमने बात किया था लेक्चर में और आप आराम से इसको सॉल्व कर पा रहे होगे सवालों को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है 14वां, विच जोग्राफर हैज डिफाइंड ह्यूमन जोग्राफी एज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। ये बात यहाँ पर किया जा रहा है कि अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। तो चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में कौन अध्ययन करने के लिए कहते हैं, तो वो जो है रेडजल तो अलग हो गया, सिंथेटिक अध्ययन के बारे में बात करते हैं। और बिडाल डी ला ब्लाच हमने बताया था जो है वो इंटर रिलेशनशिप के बारे में, ग्रिफिन टेलर का संबंध इससे है नहीं क्योंकि उनका नियो डिटर्मिनिज्म से संबंधित है। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलेन से सिंपल जो बचते हमारे, यही इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने ही कहा था चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में कि किसका अध्ययन है, चेंजिंग रिलेशनशिप का अध्ययन है, डायनेमिक अध्ययन है, ठीक है। तो ये हमने पीछे इसका देखा था, पीछे हमने इसका लगा भी दिया, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। अगले सवाल पर 15वां सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच अप्रोच ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, मात्रात्मक क्रांति के बारे में बात कर रहा है, मानव भूगोल के दृष्टिकोण से संबंधित है, ठीक है। तो जब ये उसी दशक की बात है 1960 के आसपास, 1960 के आसपास, जब स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन ये जो डेवलप हुआ ना, ये जब अप्रोच डेवलप हुआ उस टाइम पे कंप्यूटर्स आ गए, अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आता है और ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन से, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति का पूछे, ठीक है, कि किससे संबंधित है, तो वो जो है हमारा किस अप्रोच से, तो वो हमारा जो है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन से। आप पढ़ भी सकते हो, हमने यहाँ पर लगा दिया है, जैसे लेट 1950 से लेट 1960 के दशक में ये आया था और जो है अलग अलग जो है सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, स्टैटिकल टूल्स का यूज होने लगा था, ठीक है। फिजिक्स के कई सारे रूल्स हम लोग जानने लगे थे और ह्यूमन फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए इस सब का यूज होने लगा था। तो इस समय जो है इस फेज को क्या कहा गया, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन यानी कि कहा गया मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति क्या होता है, ये अलग जो है टॉपिक ही है, ग्रेजुएशन में जब आओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। देन यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कई बार बता चुका हूं, तो वही चीज फिर से ERAS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आएगा, कौन सा, बी, तो बी सबसे पहले आएगा। देन इसके बाद क्या आएगा, आर यानी कि रीजनल एनालिसिस यानी कि डी आएगा। ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए। फिर इसके बाद क्या आएगा, ए यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि ए आ जाएगा। देन यहाँ पर एस यानी कि एस नहीं है तो फिर ये वाला आएगा, ठीक है, इमरजेंस ऑफ बिहेवियरल स्कूल जो कि 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा BDA कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका यहाँ पर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 17वां क्वेश्चन, पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एरियाज ऑफ हायर लैटिट्यूड। मतलब आप समझते हो ना कि हायर लैटिट्यूड मतलब आप समझते हो, हायर लैटिट्यूड का मतलब आपको पता है कि ये जो है हमारे अर्थ सरफेस पर कई सारे ऐसे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। ग्लोब में आप देख सकते हो ये 0 डिग्री होता है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो ऐसे कई सारे लैटिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे कई सारे, ठीक है, कई सारे। तो यहाँ से लेकर के 90 लाइंस होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ऊपर जाओगे तो नीचे भी 90 होते हैं, तो टोटल तो 179 लाइंस होते हैं और यहाँ पर पोल्स को काउंट करते हो तो 181 भी हो जाते हैं। तो ये जो पोल एरिया की बात कर रहा है, हायर लैटिट्यूड का मतलब जैसे ये 0 डिग्री, तो ये तो
जीरो मतलब कुछ नहीं है, फिर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो हायर लैटिट्यूड का मतलब है कि 60-65 से ऊपर के आसपास, ठीक है, 60-65 डिग्री से ऊपर के आसपास, 60-65 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर। तो वहाँ पर क्या होता है कि एरिया बहुत कोल्ड होता है, यहाँ पे गर्मी होता है, ऊपर जो है बहुत ठंडी होता है। तो कह रहा है कि उतने ठंडी एरिया में भी लोग आज आराम से रह पा रहे हैं। इस पर जो है, ये जो है बुक में आप देखोगे तो बुक में एक जो है इसके ऊपर जो है एक बॉक्स बना करके एक केस भी दिया हुआ है, ठीक है, आप केस स्टडी की तरह इसको ले सकते हो। ट्रांडहाइम शहर, ठीक है, ट्रांडहाइम शहर के बारे में बताया गया है। तो ट्रांडहाइम शहर जो है वो वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, इसमें बताया गया है। तो वहाँ पर भी लोग जो है 27 डिग्री के अंदर जो है काम करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब शीशों के घर होते हैं उसमें, तो प्रकाश आती है, आने वाली प्रकाश तो आ जाती है, बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। जैसे आप कभी ट्राई करना, आप जो है ठंडी के मौसम में क्या करना है, या फिर गर्मी में भी आप कार में बैठ जाओ, ठीक है, और कार के सारे शीशे बंद कर दो, तो क्या होगा, कार के अंदर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है अपना घर ऐसा ये डिज़ाइन करते हैं पोलर एरिया में कि उसके अंदर, यानी घर के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे तापमान आपको मतलब एक उतना ज़्यादा ठंडा नहीं मिलेगा। अंदर बाहर जाओगे बहुत ठंडा है, लेकिन अंदर आ जाओगे तो कम ठंडा मिलेगा। तो आज ऐसा कर पा रहे हैं लोग, और हीटर भी होता है, हीटर भी लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एरियाज ऑफ हायर लैटिट्यूड्स बाय आर्टिफिशियल हीटिंग कीप देयर होम्स एंड ऑफिसेस वार्म। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये बताना है, और ये उसी केस स्टडी को पढ़ोगे जो बॉक्स में है, तो उसके थ्रू आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है उसमें कि क्या है यहाँ पर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण के नीचे ये केस स्टडी दिया हुआ है, तो इसको पढ़े रहोगे तो तुरंत आप इसका आंसर कर दोगे। तो क्या होगा इसका आंसर कि भाई आज हम जो है कि इन्वायरमेंट अलाउ नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट कह रहा है कि भाई इतनी ठंडी में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे पास आज टेक्निक आ गया है, हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हीटर है, हम हीटर लगाएंगे और उतने कम तापमान पे भी, 0 डिग्री तापमान पे भी हम रह सकते हैं। वहाँ पे एक अपना घर बना लेंगे, हीटर अंदर डाल लेंगे, रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर किसका है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का एग्जाम्पल है, किसका, प्रकृति का मानवीकरण का एग्जाम्पल है, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। आगे आते हैं, अब ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं। ये रहा द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉल्ड। भाई नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच रिलेशनशिप अध्ययन करता है कौन, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल फिर से देखो यहाँ पर क्या है, अब मैच करना है, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये सारा क्या है, ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है। देन यहाँ पर इंटरफेस डिसिप्लिन है, यानी कि जो सिस्टर डिसिप्लिन जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो ज्योग्राफी आपको बताया कि अलग अलग डिसिप्लिन से ये रिलेट करता है, संबंधित है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी अलग अलग सब्जेक्ट से वो जो है इंटरफेस होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि सोशल ज्योग्राफी किससे संबंधित है, मतलब मिलान करना है, सोशल ज्योग्राफी किस सिस्टर डिसिप्लिन से यहाँ पर संबंधित है। तो सोशल ज्योग्राफी वैसे तो क्या है, ये जो है सोशियोलॉजी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर सोशियोलॉजी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर किससे बताना है किससे संबंधित होगा। तो सोसाइटी में हम लोग ह्यूमंस के बारे में अध्ययन करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, ह्यूमन के बारे में अध्ययन करते हैं, ह्यूमन के संबंधों के बारे में। और ये जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें भी हम लोग ह्यूमन के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में। तो ये एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी और मिलिट्री साइंस, अभी बताया था कि जो मिलिट्री ज्योग्राफी है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, और किस सिस्टर डिसिप्लिन से संबंधित होता है, मिलिट्री साइंस से, ठीक है। तो सीधा सीधा आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी को मिलिट्री साइंस से। अच्छा, 2 हमने मिलाया है, 2 से इसका आंसर बन जाएगा क्या, देखो 2 से इसका, ए का कौन सा, दूसरा, तो ए का दूसरा यहाँ पर तीसरा है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ए का दूसरा, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हमारा बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का दूसरा, ये खत्म, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस से संबंधित है। देन यहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सीधा सीधा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग करने भी वाले हैं अपने आगे वाले चैप्टर्स में। पॉपुलेशन के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी से, डेमोग्राफी भी जो है लगभग सेम है, लेकिन उसमें स्टैटिक अध्ययन होता है और इसमें डायनेमिक अध्ययन होता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग जो है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डेमोग्राफी में किसी एक निश्चित स्थान का हम लोग देखते हैं, उसमें कितने जो है अलग अलग मतलब महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, अलग अलग धर्म के कितने लोग हैं, संख्या कितनी है, वो सारा चीज़ देखते हैं हम लोग डेमोग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ही एग्रीकल्चर आता है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंस से संबंधित हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो बता ही दिया। और
आगे आने के बाद यहाँ पर जो है आगे आओ और थोड़ा सा ये सारा चीज़ पढ़ लेना। जैसे सोशल ज्योग्राफी का पूछा गया तो ये सोशल साइंस के सोशियोलॉजी से संबंधित है, लेकिन इसी में देखोगे यहाँ पर क्या था, इसी में एक जगह देखोगे यहाँ पर कहाँ गया, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये कल्चरल ज्योग्राफी इसका एक सब फील्ड है और इसका जो है किससे संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी से। तो ये सब कुछ आपको याद करना होगा। ठीक है, हिस्ट्री भी किसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी अंदर नहीं आएगा, मतलब उससे संबंधित है। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी है तो हमने पढ़ा ही था, क्या था, मिलिट्री साइंस। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का किससे, डेमोग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंस। तो ये सब आप याद कर लेना क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट सवाल है और आप इसका आंसर तो खुद ही दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आप खुद दो, ये ट्रिक जो हमने बताया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कि ये जो है 1 नंबर मतलब 5 नंबर आपको पक्का दिलवाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप खुद थोड़ा कर देना, बता देना कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे जो है कोर्सेस में जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, अगर आप ज्योग्राफी का जो पूरा जो है क्लास 12th का एनसीईआरटी उसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। शानदार तरीके से तैयारी करके अपना एक सीट जो है वो पक्का कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर सर्च करना सीयूटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करके आप जो है यहाँ पर कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करके वहां से आप जो है, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट सर्च करना, वेबसाइट अभी ठीक है मिल जाएगी आपको। तो वेबसाइट से भी आप देख सकते हो, साथ ही साथ चाहो तो प्ले स्टोर से भी सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर जो हमने नंबर बताया है उस नंबर पे 9651222407 पे कॉल करके आप कोर्सेज के बारे में जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगला चैप्टर भी लेकर के आएंगे। अगला चैप्टर जो भी आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो सब कुछ हम उसका भी पीवाईक्यू आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इतना ही रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।